तो मैं जो आयोजन समिति के जो प्रबंधक जी हैं श्री अजय कुमार जी, अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी शाही जी और हमारे शिष्य उग्रसेन प्रताप सिंह जो आयोजन समिति के कर्ता धर्ता हैं, पूरे यही हैं और वहाँ के प्राचार्य हैं, इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, जो लंबे समय तक हम लोग तो साथ में ही रहे हैं एक विश्वविद्यालय में, तो इनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। इसके पहले वाले सत्र में जो मुझे पता चला, आपके उस माध्यम से मैं जुड़ नहीं पाया किसी कारणवश, तो प्रोफेसर जगदीश सिंह जी आए हुए थे। जाहिर है कि उनका भाषण हमेशा अच्छा होता है, वे हमारे आदर्श गुरु रहे हैं, हमको बहुत लंबे समय तक उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद फिर हमारे साथ कलीग के रूप में रहे और उनके हर एक जो शिक्षण की पद्धति है उसको मैं आज तक अपने जीवन में उतारता रहा हूँ। तो उनको मेरा नमन। प्रोफेसर नूतन त्यागी जी भी संभवतः पहले सत्र में थी, तो वे मेरी कलीग रही हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और इस समय डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह जो विश्वविद्यालय में हैं, हालांकि वो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन वो विश्वविद्यालय से हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी साधुवाद। आज चूँकि यह पूरा सत्र पर्यटन से संबंधित है और गोरखपुर परिक्षेत्र के पर्यटन से संबंधित है। पर्यटन का एक हिस्सा है वन्य जीव पर्यटन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, यानी वन्य जीव को देखने लोग जाते हैं पर्यटन के रूप में और उनसे इंटरेक्शन करते हैं। तो इस विषय पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। पर्यटन के बहुत सारे हिस्से हैं। ऐतिहासिक पर्यटन, जिनकी चर्चा विश्वकर्मा जी तो करेंगे ही, लेकिन जो यह पर्यटन है वन्य जीव पर्यटन, यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय जिस कारण से हम लोग ऑनलाइन है, कोरोना वायरस के कारण, यह वायरस ही जो है वो वन्य जीव से संबंधित है, वनों से संबंधित है। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी करेंगे अंत में, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से वन्य जीव और वन्य जीव पर्यटन और तरह तरह के कोरोना जैसे वायरसेज किस तरह से अंतर संबंधित हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यटन न केवल देश के अर्थतंत्र को मजबूत करता है, बल्कि व्यापक पैमाने पर रोजगार देने में भी सक्षम है। यह देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का भी एक जरिया है। साथ ही जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, यातायात के साधन और जो दर्शनीय स्थल हैं, वो टूरिज्म के महत्वपूर्ण अंग है और ये सभी रोजगार देने में अपने आप को संलग्न किए हुए हैं और राष्ट्रीय अर्थतंत्र को मजबूत करते हैं, उनमें सहायक होते हैं। 2018 के वर्ल्ड ट्रैवल एंड पर्यटन काउंसिल के अनुसार पर्यटन के माध्यम से भारत में 16.91 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो पूरे जीडीपी का लगभग 9.2% है। यह इसकी व्यापकता को सिद्ध करता है। पर्यटन प्रखंड कुल रोजगार का 12.75% उपलब्ध कराता है, जिसमें लगभग 5.56% प्रत्यक्ष रोजगार और 7.19% अप्रत्यक्ष रोजगार इसमें सम्मिलित है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के 2019-20 की एक वार्षिक रिपोर्ट में उसके अनुसार लगभग 87 मिलियन लोग रोजगार में लगे हुए हैं। प्रत्यक्ष रोजगार होटलों में, रेस्टोरेंट में, एयरलाइंस में, क्रूज, रिसॉर्ट आदि में संलग्न है। 2019 में लगभग 4.2 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, जो देश के कुल रोजगार का लगभग 8.1% था।
ऑर्गेनाइज्ड होटल सेक्टर में लगभग 38,000 करोड़ वार्षिक रेवेन्यू प्राप्त किया जाता है। रेस्टोरेंट के रिपोर्ट के लगभग 400,000 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार देता है, जबकि 940,000 रोजगार सप्लाई चेन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह कुछ आंकड़े थे जो हमने आपको बताया कि पर्यटन के क्या महत्व है भारत में। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि रेवेन्यू उत्पादन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पर्यटन उद्योग पहले से ही अच्छी स्थिति में नहीं थी, क्योंकि अनेक राजनीतिक कारण हैं, राजनीतिक इंटरेस्ट की कमी, महिलाओं के प्रति अपराध, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पर्यटन सुरक्षा आदि को लेकर के जो है पर्यटन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रही थी। और लॉकडाउन ने उसको और भी नीचे कर दिया, लगभग शून्य कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में जो यातायात पर प्रतिबंध लगा तो इससे पर्यटन उद्योग निचले स्तर तक पहुंच गया, जीरो तक लगभग पहुंच गया। वन्य जीव पर्यटन का एक महत्वपूर्ण अंग है। 2011 की गणना के अनुसार यह विश्व के पर्यटन से प्राप्त राजस्व का लगभग 9% प्रदान करता है। यानी पूरे पर्यटन क्षेत्र का वन्य जीव पर्यटन जो है वो 9.9% प्रदान करता है। वन्य जीव पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जो पर्यटन के माध्यम से ही वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। यही एक ऐसा उद्योग है जो पर्यावरण संरक्षण को ही एक उद्योग का रूप दे देता है। जो पर्यावरण संरक्षण के उद्यत होता है, यदि इसका ओरिएंटेशन, अगर आप पर्यटन का ओरिएंटेशन वन्य जीव संरक्षण के रूप में करें तो यह उद्योग वन्य जीवों के संरक्षण में अपना योगदान करता है। पर्यटक जंगलों की अधिकता, उनमें पेड़ पौधों और जीवों की विविधता, उनके प्राकृतिक आवास को देखना पसंद करते हैं। अर्थात जैव विविधता उनके आकर्षण का प्रमुख बिंदु है। वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता को बढ़ावा देना आवश्यक होता है और यह प्रवृत्ति संरक्षण को बढ़ावा देता है। अतः वन्य जीव पर्यटन को बढ़ाने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देना अनिवार्य है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने वन्य जीव पर्यटन को इस तरह से परिभाषित किया है: वाइल्ड लाइफ टूरिज्म रेफर्स टू the observation and interaction with local animal and plant life in their natural habitat। यानी प्राकृतिक रिहायशी क्षेत्र में ही स्थानीय जीव जंतुओं को देखना और उनकी अंतरक्रिया को समझना वन्य जीव पर्यटन है। यानी यह इस तरह का उद्योग है, ऐसी क्रियाकलाप है, और यह एक ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप है जो पर्यावरण को सुदृढ़ करता है, उसको नष्ट करने के बजाय सुदृढ़ करता है। बस थोड़ी सी हमें अपनी सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। हमारा ओरिएंटेशन जो है वह पर्यावरण संरक्षण की ओर होना चाहिए। यानी पर्यटकों को भी इस तरह की शुरू में ट्रेनिंग दी जाए कि हम जो है जो देखने जा रहे हैं वह हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है, हमें उसे डिस्टर्ब करने के बजाय उसे हम बढ़ावा दें। कई अन्य चैलेंजिंग खेलकूद क्रियाकलाप जैसे बाइकिंग, फोटोग्राफी, वन्य वस्तु संग्रह आदि कई आकर्षक क्रियाकलाप जंगलों में किए जाते हैं, जिन्हें या तो पर्यटक स्वयं करते हैं या करते हुए देखने जाते हैं। और इसीलिए यह जो फॉरेस्ट रिक्रिएशन है, इसको नॉन टिम्बर सर्विस के रूप में बहुत महत्व दिया जा रहा है। यह एक आर्थिक उत्पादन का जरिया है जिसमें जंगल को बहुत कम नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा वन्य पर्यटन में अन्य कई और पर्यटन के आकर्षण होते हैं। जंगल खुद एक आकर्षण का हिस्सा है जो अपने प्राकृतिक रूप में उपलब्ध रहता है। फोटोग्राफी तरह तरह की वन्य वस्तुओं का कलेक्शन, चिड़ियों एवं जानवरों को देखना,
उनकी आवाज़ सुनना, पेड़ों पर चढ़ना, कैंपिंग करना, जंगलों में स्थित ऐतिहासिक स्थलों को देखना, मंदिरों में पूजा अर्चना करना, ये इत्यादि ऐसे क्रियाकलाप हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वन्य जीव पर्यटन से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका अधिकांश हिस्सा जो नेशनल पार्क हैं या सेंचुरी हैं उनको मेंटेनेंस में खर्च किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है, उनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं। इसके अलावा लोगों को पेड़ पौधों और जंतुओं की प्रजातियां, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन आदि की जानकारी भी वहां उपलब्ध होता है। यह ऐसी क्रियाकलाप है जिसमें पर्यटक प्रकृति के नजदीक रहकर उसको समझने का प्रयास करता है और उसके महत्व को समझने का प्रयास भी करता है। पर्यटकों के लिए वन्य जीवों को संरक्षित रखने का कार्य आवश्यक है, क्योंकि वन्य क्षेत्र खाद्य पदार्थों एवं कई अन्य संसाधनों का भंडार है। इसके अलावा जंगल विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक और शोध के लिए एक स्थल है। बहुत सारे जीव जंतुओं और पौधों को हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। बड़े से लेकर छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस आदि जंगलों में पाए जाते हैं, जिन पर शोध का कार्य चलता रहता है। उनका संरक्षित रहना इसलिए जरूरी है ताकि शोध कार्य आगे भी हमेशा के लिए चलता रहे। जंगल तरह तरह की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को समझने का एक जरिया भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा ही इसीलिए हुई हैं क्योंकि जंगलों को मनुष्य ने काफी हद तक साफ कर दिया है। और मेरा तो ये मानना है कि पेड़ का कटना ही एकमात्र ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप आदमी का है जिसने सारी पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है, क्योंकि पेड़ों का अस्तित्व इस धरातल पर आदमी के अस्तित्व। तो हम ये कह रहे थे कि बहुत सारे जो शोध कार्य हैं वो हमेशा के लिए चलते रहे, इसलिए जो है ये जंगलों का रहना जरूरी है। इसके साथ ही जंगल जो है वो तरह तरह के इकोसिस्टम सर्विसेज भी देते हैं और हर प्रकार की पर्यावरणीय, मटेरियल और एनर्जी साइकिल जो वो जंगलों से होकर के ही पूरी होती है। इसलिए यह इकोसिस्टम सर्विस जंगल के रहते ही हमें प्राप्त हो सकती है, इसलिए इसका होना आवश्यक है। जंगलों में पर्यटकों को मानसिक शांति का आभास होता है। वे तरह तरह के आकर्षक, आश्चर्यजनक चीजें देखते हैं। उन्हें आसपास की संस्कृति को देखने और समझने का मौका मिलता है। इन सब फायदों के अलावा कई सारे नुकसान भी वन्य जीव पर्यटन के कारण होते हैं। कुछ पर्यटक वन्य जीवों के रिहायश को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रदूषणों के कारण बहुत सारे जीव जंतु दूर चले जाते हैं। बहुत सारे जीव जंतु के व्यवहार में, उनके ब्रीडिंग बिहेवियर में भी परिवर्तन हो जाता है। अनेक जीव जंतु ऐसे माहौल में रहना नहीं चाहते जहां मनुष्यों का आवागमन हो, इसलिए या तो वे समाप्त हो जाते हैं या वे वहां से हटकर दूर चले जाते हैं। कुछ जगहों पर जंगलों की कमी के कारण जानवर बाहर आकर आसपास की बस्तियों में आक्रामक रुख अख्तियार कर लेते हैं और यह एक नई समस्या का जन्म देते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स का जन्म। इसके तहत ढेर सारी जन और धन की हानि होती है। आसपास के गांव के लोग इन जंतुओं को मार भी डालते हैं। ढेर सारी सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट्स भी इस पर्यटन का होता है, क्योंकि आसपास के पर्यटकों के कारण भाषाएं, उनकी संस्कृति, इन सब में बदलाव आने लगता है, जो कालांतर में पर्यटन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक इनकी संस्कृतियों को भी देखने आते हैं और यदि संस्कृति ही बदल जाती है तो फिर यह आकर्षण एक तरह से समाप्त होने लगता है। गोरखपुर परिक्षेत्र में भी कई प्रकार के वन्य जीव आकर्षण के केंद्र हैं। इनके आसपास तराई क्षेत्र में हम सभी लोग जानते हैं कि दुधवा, किशनपुर, कतरनी घाट, सोहेलवा, पार्वती अर्गा, बखीरा और सुहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलते हैं, जो अनेक वन्य जीवों के केंद्र हैं। सुहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो
टाइगर के लिए जाना जाता है, वह गोरखपुर परिक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है। यह महाराजगंज जनपद में स्थित है। इसका कुछ भाग देवरिया में भी मिलता है। सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विषय में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हमारे होम डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। यह वन्य जीव अभयारण्य भारत के अन्य वन्य जीव अभयारण्यों की तरह से महत्वपूर्ण है। यहाँ भी पर्यटक बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। यह अभयारण्य 1987 में सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया। इसका पूरा क्षेत्रफल जो लगभग 42,820 हेक्टेयर है। यह अभयारण्य गंडकी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो नेपाल बॉर्डर के पास है। सुहागी बरवा टाइगर्स रिजर्व के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र को 7 रेंज में बांटा गया है, जिनमें पकड़ी, मधवलिया, लक्ष्मीपुर, उत्तरी चौक, दक्षिणी चौक, शिवपुर और निचलौल सम्मिलित हैं। इसमें 21 घास के मैदानों का भी पैचेज मिलते हैं। इस अभयारण्य को संरक्षण और मैनेजमेंट की दृष्टि से 7 प्रखंडों में बांटा गया है, जिनमें कोर जोन, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, बफर जोन, मल्टी यूजर्स जोन, टूरिज्म जोन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस जोन और रिसर्च जोन। इस अभयारण्य में सिहराना ताल जो चौक रेंज में मिलता है, इसके अलावा कई अन्य छोटे बड़े ताल और पोखरे यहाँ पे मिलते हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। नगवा और सुनारी ब्लॉक में लगभग 260 हेक्टेयर भूमि पर घास के मैदान मिलते हैं। यद्यपि इनके आधे से अधिक हिस्से पर वन विभाग द्वारा पौधरोपण कर दिया गया है, फिर भी ये आकर्षण के केंद्र हैं। सुहागी बरवा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है। सिंघराना ताल में सारस की उपस्थिति अभी हाल ही में दर्ज की गई है, जो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। यह एक आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर। इसके अलावा अनेक वेटलैंड्स मिलते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। सिंघराना ताल जो है वो जाड़े के समय में सैकड़ों बतखों और पक्षियों का बसेरा वहाँ पर देखते ही बनता है। कभी भी अगर आप जाएं जाड़े के समय में, यह जिस समय जो वर्तमान समय है यही समय वहाँ देखने का है, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि कहीं हम लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी इस मौसम में दिखाई पड़ते हैं। टाइगर रिजर्व के रूप में तो यह जाना ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चीतल, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, गिद्ध आदि अनेक वाइल्ड लाइफ के जीव जंतु मिलते हैं। हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? जी जी। हमारे फोटो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी जी, आवाज जा रही है। हाँ हाँ हाँ, बोले। ठीक ठीक है, ठीक है। फोटो भी आ गया सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, जिसमें क्रोकोडाइल, खरगोश, भालू, पाठा आदि जो प्रमुख हैं, ये जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। सुहागी बरवा और कतरनिया घाट अभयारण्य नेपाल के शिवालिक जंगलों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग ब्लॉकों में लगभग 139 किलोमीटर में फैले हुए हैं। यह अभयारण्य लगभग समतल है और इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर के आसपास है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसमें बड़ी गंडक, छोटी गंडक, पियास और रोहिणी नदियां बहती हैं। इन जंगलों में लगभग 75% साल के पेड़ों से ढका हुआ है। इसके अलावा जामुन, गुटल, सेमल तथा खैर और अनेक मानसूनी जलवायु के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं।
हम यहाँ वन्य जीव पर्यटन के लिए अनिवार्य जैव विविधता और उसके नष्ट होने तथा उसका संबंध कोविड जैसे वायरस से होने की चर्चा यहाँ पर हम करना चाहेंगे। हमें मालूम है कि मानव जैव विविधता के इस प्राकृतिक उपहार को अपने आर्थिक क्रियाकलापों के कारण पूरे विश्व में नष्ट कर रहा है। लगभग 99% स्पीसीज फ्लोरा और फौना का इस ग्रह से गायब हो गए हैं। आदमी पूरे वातावरण तंत्र को परिवर्तित और नष्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके कारण सामान्य दर से लगभग 1000 गुना अधिक तेजी से स्पीसीज नष्ट हो रहे हैं। निर्वनीकरण और वन्य जीवों को मारना मुख्य मानवीय गतिविधियां हैं जिनके कारण जैव विविधता नष्ट होती जा रही है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार 2010 से 2020 तक 7 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष जंगलों का नाश हो रहा है। इस संख्या पर यह सोचा जा सकता है कि हम किस प्रकार अपने आने वाली पीढ़ी का सामना करेंगे। यहाँ पर अगर हम क्रिस्टाइन जॉनसन, जो कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, उनकी बात को उद्धृत करना हम चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि फसलोत्पादन और पशुचारण हेतु भूमि अधिग्रहण तथा समुदाय निर्माण हेतु भूदृश्य परिवर्तन जो हम कर रहे हैं, इसके कारण मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच संपर्क होने की आवृत्ति और सघनता बढ़ी है, जो वायरस विस्फोट के लिए आदर्श स्थिति है। डेविड क्वामेन ने लिखा है कि हम पेड़ काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, उनके रिहायश को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार हम पर्यावरण तंत्र को बाधित कर रहे हैं। साथ ही हम वायरस को उनके प्राकृतिक होस्ट से अलग कर रहे हैं। जाहिर है कि वे नए होस्ट की तलाश में फैल रहे हैं और वे नए होस्ट हम ही हैं। डिजीज इकोलॉजिस्ट थॉमस गिलेस्पी ने यह लिखा है कि भू आवरण में परिवर्तन कर जानवरों को उनके आवासों से हम अलग कर रहे हैं, जिसके कारण वे छोटे से छोटे क्षेत्र में एकत्रित हो रहे हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि वे मानव के संपर्क में जल्दी पहुंच रहे हैं, दूसरे जानवरों और मानव के साथ मिश्रित हो रहे हैं, जिसके कारण कोविड जैसे वायरस की उत्पत्ति हो रही है। रिसर्च ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के विसेंट और उनके सहयोगी 2007 में ही यह चेतावनी दी थी कि हॉर्सशू बैट सार्स के भंडार हैं। दक्षिणी चीन में इसे खाने की प्रवृत्ति है और यह एक टाइम बम की तरह है। यह 2007 में इन्होंने लिखा था। इस समय कोविड-19 शायद इनकी इस वक्तव्य को पुष्ट कर रहा है। यह टाइम बम अब फूटा है। कोविड-19 का वन्य जीवों पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। इसकी चर्चा यहाँ करना समीचीन है क्योंकि इस समय कोविड-19 का दौर अभी भी चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारा विवेकहीन व्यवहार जैव विविधता को नष्ट किया है, जिसके कारण पूरा विश्व आज अनचाहे बीमारी का सामना कर रहा है। यातायात पर प्रतिबंध ने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के साथ ही पर्यटकों की संख्या को भी घटाया है। इस प्रतिबंध ने पर्यावरण और वन्य जीवों को धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप से प्रभावित किया है। वायु और जल की क्वालिटी में बढ़ोतरी, ध्वनि प्रदूषण में कमी, जानवरों में स्ट्रेस की कमी, यह सभी कुछ धनात्मक प्रभाव तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कई तरह के ऋणात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़े हैं। रोजगार का नष्ट होना, रोजगार का कम होना, खाद्य पदार्थों की कमी आदि इसके उदाहरण है। लॉकडाउन में पूरे विश्व में पर्यावरणीय सुधार देखा गया है। पॉल्यूशन लेवल में कमी आई है और पूरा वातावरण स्वच्छ हुआ है। न केवल एयर क्वालिटी बल्कि जल की क्वालिटी भी सुधरी है।
पूरे विश्व में लॉकडाउन के दौरान जगह जगह पर जानवरों के सड़कों पर घूमते देखा गया है। वेल्स टाउन के आसपास पर्वतीय बकरियों का घूमते हुए देखा जाना, रामफोर्ड इंग्लैंड में हिरणों को सड़क पर घूमते हुए देखना, ओडिशा के तटीय भाग में ओलाफ राइडली जैसे रेयर टर्टल को रेंगते हुए देखा जाना, यह इस बात के प्रतीक हैं कि जानवरों में स्ट्रेस कम हुआ था। लेकिन बहुत सारे मजदूर जो शहरों से अपने घर को लौटे हैं, वे अपने रोजगार खो दिए हैं, उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण युवा जो सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास रहकर जंगलों से लकड़ियां काटते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वह शहरों में मजदूरी करने चले गए थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण जब वे अपना रोजगार खोकर गांव लौटे तो भूखमरी के कारण वे पुनः लकड़ी काटने और जंगली जानवरों का शिकार करने की एक्टिविटी फिर से शुरू कर दिए। ऐसे प्रमाण वहां मिले हैं। बहुत सारे इलीगल कार्य जंगलों के आसपास होने लगे, क्योंकि पर्यटकों के आवागमन न होने के कारण जंगलों के आसपास सूनापन हुआ, उसका वे फायदा उठाने लगे। पर्यटकों की अनुपस्थिति का कुछ जानवरों के परिवर्तन देखा, विशेषकर ऐसे जानवर जो मानव से खाने की वस्तुएं प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए बंदर। सोहगी बरवा अभयारण्य में पर्यटकों की मांग पर स्थानीय लोग शहद निकालने का काम करते थे, जिसमें वे आग का प्रयोग करते थे, जिसके कारण जंगलों में कई बार आग लग जाया करती थी। लॉकडाउन के दौरान जंगल में आग लगने की आवृत्ति कम हुई है। सोहगी बरवा अभयारण्य के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की लॉकडाउन के कारण पर्यटकों की अनुपस्थिति में जानवरों का शिकार, पेड़ों का कटाव और जंगल की जमीन पर कब्जा करने की प्रवृत्ति तेज हुई है। ऐसा देखा गया है कि इस अभयारण्य के कर्मचारियों द्वारा आसपास के ग्रामीणों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति लॉकडाउन के दौरान किया गया। हालांकि उनके पास भी संसाधनों की कमी रही, लेकिन वे उसमें भी उनकी सहायता करते रहे। वास्तव में पर्यटन में उपयोग की जाने वाली ग्रामीणों से ही पर्यटन में उपयोग की जाने वाली जो ग्रामीणों की गाड़ियां थीं, जो बाहर की गाड़ियां थीं, उनसे ही खाद्य पदार्थों और दवाओं का वितरण किया जाता था। शहरों से वे खाद्य पदार्थ और दवाओं को उन्हीं गाड़ियों से वो मंगवाते थे और आसपास के लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरी पर्यटन व्यवस्था ध्वस्त हुई, क्योंकि यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पूरा का पूरा यातायात पूरी तरह से रुक गया, जिससे ये सारे सर्विसेज जो खाद्य पदार्थों को उन तक पहुंचाने का था वह रुक गया और एक तरह से भूखमरी का माहौल आसपास के ग्रामीणों में फैल गया। गाइड जो जंगलों में पर्यटकों के साथ रहा करते थे, गाड़ियों के ड्राइवर, रिसॉर्ट के स्टाफ, आसपास की दुकानों में कार्यरत मजदूर लॉकडाउन के कारण छिन गया। इनका असर सभी लोगों पर पड़ा। इन सबका असर जंगलों के रखरखाव पर भी पड़ा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि देश के अन्य अभयारण्यों की तरह सोहगी बरवा अभयारण्य भी लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुआ और यहाँ पर अभयारण्य को सुरक्षित रखने, उनके कंजर्वेशन के लिए कई प्रकार के उपाय करने आवश्यक हैं, जो इस समय डिस्टर्ब हो गए थे। कोविड-19 के कई प्रकार के मुद्दे और सीख हमें दिया है। कोविड-19 ने हमें प्रभावित तो जरूर किया है, बहुत सारी परेशानियां पैदा किया है, हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने से रोका है, लेकिन इसके कई सारे अपने प्रभाव हैं। इसने कई सारे सीख हम लोगों को दिए हैं और भविष्य के लिए इन सीख को, इन लेसन्स को अगर हम अपने भीतर उतारें तो हमें यह एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इससे हमें सहायता मिल सकती है। कुछ इनके चैलेंजेज और कुछ इनके जो है लेसन्स को हम यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे। पहला जो सीख है जो हमने ऑब्जर्व किया है वह यह है कि
हम आश्चर्यचकित होते हैं कि मात्र 2 महीनों में नेचर ने अपने आप को मूल रूप में वापस कर लिया। यानी हम सभी देख रहे हैं कि जो हमारे नदी तालाब हैं वे स्वच्छ पानी उनका हो गया था, पूरा पर्यावरण साफ हो गया था, कहीं पोल्यूशन का नामो निशान नहीं था। यही नहीं, सैटेलाइट के इमेज से जब हम देखे तो जितने भी प्रदूषण के जो स्पॉट्स थे पूरे वर्ल्ड में वो भी धीरे धीरे गायब हो गए थे। यानी मात्र 2 महीनों में ही प्रकृति ने अपने आप को रिसाइकिल कर लिया। यह आश्चर्यजनक परिवर्तन हमारे सामने घटित हुआ। जिस प्रदूषण को हमने वर्षों में इकट्ठा किया था उसे प्रकृति ने सिर्फ 2 महीने में दूर कर लिया। यह तो एक आश्चर्य था, लेकिन अब हमें अपने ऊपर इससे अधिक आश्चर्य करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रकृति को प्रदूषित करने का जो दर है, जो रेट है, वह प्रकृति के पुनर्चक्रण की दर से अधिक है। 2 महीने में जिस प्रकृति ने अपना रिसाइकिल कर लिया, यानी उसका रेट बहुत अधिक है। इसका अर्थ यह है कि उससे कहीं अधिक रेट से हम प्रदूषण फैला रहे हैं। तो यह सीख हमें मिली कि हम किस रेट से प्रदूषण फैला रहे हैं, किस रेट से हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। दूसरी सीख यह है कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ने में लगा हुआ है। सभी एक साथ एक सुर में एक तरह से कोरोना का सामना कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि वैश्विक रूप से हम एक साथ क्रियाशील होने की क्षमता रखते हैं और एक साथ रहकर किसी भी वैश्विक समस्या का सामना हम कर सकते हैं। हमें जरूरत है इसको अपने भीतर उतारने की। यानी इससे अगर पूरे विश्व के लोग ये सीख लें कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए अगर हम एक साथ एकजुट हो जाएं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो समस्या दूर हो सकती है। जिस तरह से कोरोना के समय में हम सभी लोग एक रूप में एक तरह से काम कर रहे हैं। तीसरी सीख जो हमें मिली वह यह है कि अभी हम लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने वन्य जीव के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। यह दूसरों के लिए एक सबक हो सकती है। अगर उसने प्रतिबंधित कर दिया है तो हम भी अपने यहाँ वन्य जीवों के उपभोग, उनको मारना, उनको प्रताड़ित करना, इनको हम रोक सकते हैं। दूसरों के लिए सबक बन सकता है। चौथा सीख जो हमने पाया कि आफ्टर कोविड के बाद, जैसे हम कह सकते हैं द नेक्स्ट वर्ल्ड, जो आगे वाली दुनिया है, क्योंकि जाहिर है कि जब कोविड समाप्त होगा तो हम सब लोगों के लिए वह एक नई दुनिया होगी। क्या हम इस नई दुनिया में जैव विविधता को सम्मान देने का बीड़ा उठाएंगे? जैव विविधता को हम उतना ही सम्मानित करेंगे, क्योंकि जिस जैव विविधता ने हम सब लोगों को संरक्षित रखे हुए था और जिसको डिस्टर्ब करके हम सब लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, तो क्या अब हम ये सीख लेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी को उसके अक्षुण्ण रूप में रखने के लिए उसके सम्मान को हम वापस करेंगे? और यह कार्य क्या हम ईमानदारी से करेंगे? क्योंकि ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते तो हैं, कागजों में बहुत करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वहां पर ईमानदारी नहीं बरतते। पांचवी सीख जो हमें मिली वह यह कि हमें प्रकृति से और अपने संबंधों को और इन संबंधों के विषय में एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वर्तमान संबंध है वह सही नहीं है। यदि पर्यावरण वर्तमान संबंधों के कारण, यानी वर्तमान समय में जो हम अंतरक्रिया पर्यावरण से कर रहे हैं, इससे अगर पर्यावरण परेशान है और जनसंख्या परेशान है, हम सब लोग परेशान हैं,
तो इसका मतलब हुआ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह रास्ता उचित नहीं है, क्योंकि अगर उचित रास्ता होता तो हम दोनों लोग परेशान नहीं होते, ना तो पर्यावरण परेशान होता न तो आदमी परेशान होता। इसलिए हमारे वर्तमान जो संबंध हमारा है, रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हमको फिर से समझना पड़ेगा और हम ऐसे रास्ते को अपनावें जिससे न तो पर्यावरण परेशान हो और न तो हम परेशान हो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी न्यूयॉर्क के एलाइस लैटिन ने लिखा है कि सभी लोग इस पर्यावरण तंत्र के हिस्से हैं जहां हमारा स्वास्थ्य वन्य जीवों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य से अंतर संबंधित है। हमें उनके साथ सुरक्षित रहने का बेहतर रास्ता ढूंढना होगा। यानी उनका स्पष्ट संकेत है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे आसपास रहने वाले पर्यावरण, यानी पर्यावरण जो है और उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके स्वास्थ्य से ही संबंधित है। अगर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए उनको सुरक्षित रखना जरूरी है। कुछ अन्य विचारणीय बंधु भी हमारे सामने हैं जिनमें क्या प्रकृति के विरुद्ध काम करने के बजाय हम उसके साथ कार्य नहीं कर सकते। वर्तमान समय में हम हमेशा जो भी अपनी गतिविधि हम कर रहे हैं वो प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हैं। यानी प्रकृति जो हमें रिसोर्सेज दी है, जो संसाधन दिया है, वो संसाधनों का हम विदोहन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। विदोहन हमेशा दुश्मनों का किया जाता है और इस तरह से हम दुश्मन के रूप में उसे ट्रीट कर रहे हैं। क्या हमारा यह ट्रीटमेंट या यह व्यवहार क्या दोस्ती का नहीं हो सकता। लॉकडाउन के दौरान सभी पर्यावरणीय समस्याएं दूर हो गई थीं, तो क्या पर्यावरणीय समस्या को दूर करने का लॉकडाउन एक उपागम बन सकता है। इस विषय में भी हमें सोचना चाहिए कि जिस लॉकडाउन से 2 महीने में ही पूरा पर्यावरण रिवाइव हो गया, तो क्या लॉकडाउन को ही एक उपागम के रूप में हम ले सकते हैं। चाहे उसका स्वरूप जो भी हो, चाहे जिस भी रूप में हम उसे ले सकते हैं, उसको ले रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वन हेल्थ प्रोग्राम प्रस्तुत किया है। वन हेल्थ जिसका अर्थ है कि लोगों का स्वास्थ्य जानवरों और प्रयुक्त वातावरण के स्वास्थ्य से संबंधित है। यानी जानवर का स्वास्थ्य, आदमी का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य, इन तीनों के स्वास्थ्य को जो देखने वाले लोग हैं उन सबके कोलैबोरेशन से एक साथ मिल करके हुए सारे लोगों के स्वास्थ्य को वन हेल्थ का रूप दें, तो वन हेल्थ का प्रोग्राम अपनावें। तो यह भी एक अच्छा उपागम हो सकता है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है। अंत में मैं यही कह सकता हूं कि हमें जैव विविधता को बचाने के लिए जितना कार्य हम सब लोग कर रहे हैं उससे हमें कई गुना अधिक कार्य करना होगा, तभी मानवता बच पाएगी और हम बिना किसी भय के इस धरती पर रह पाएंगे। इसका यह उपागम यही है कि हम वन्य जीव पर्यटन सिर्फ वन्य जीवों को देखने के लिए ही नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए विकसित करें। धन्यवाद।